नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपनी जो क्लास रहने वाली है पहले चैप्टर की, वो क्लास है 17 नंबर क्लास। ठीक है, यानी 17 नंबर वीडियो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पीछे तक हमने जितना भी पढ़ा उसको आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा बेटा। उम्मीद करता हूँ नोट्स भी बना लिए होंगे। साथ साथ चलते जाओ, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। शानदार तरीके से ये चीज़ अपने समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले टॉपिक को थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि वो रनिंग बना रहे। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, यानी 15 नंबर वीडियो और जो 16 नंबर जो वीडियो था, या 15 नंबर और 16 नंबर जो अपनी क्लास थी, उसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि एक क्यू आवेश कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है आर दूरी पर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे होती है। एक बार हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ी थी, अब तो शायद वो याद भी हो गई होंगी आपको, लेकिन फिर भी कुछ संदेह दिमाग में रहता है तो वो धीरे धीरे आगे चलकर टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं रखनी है। चलिए आज जो अपना जो टॉपिक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। प्रश्न आता है, काफी बार आता है परीक्षा के अंदर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, और इसका एक नाम, वैसे ये नाम सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, पर कई बार ये नाम भी आ जाता है, कई बार आ जाता है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इसलिए अपना क्या आ जाता है, दोनों ही नाम लिख लें, याद रखना है बस आपको इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं। अब ये होती क्या है, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, क्या वास्तव में ये चीज़ हम इन रेखाओं को देख सकते हैं, तो मैं इनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहले तो इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे रीजन है, वो सारी बातें अपने देखेंगे। ठीक है, पहले इनका नाम ऐसे क्यों लिया जाता है वो मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी। किसकी होगी? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। और इनको विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं, ये भी इसके पीछे एक कारण है, बस नाम दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं। हमने जो विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, धन आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण, उसको कैसे हम प्रदर्शित करें, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए कुछ लाइन, कुछ रेखाओं की हम कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं, ध्यान रखना, कल्पना करते हैं। इनका रियल में कोई मीनिंग या कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि सर ये एक चार्ज है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाओ कहाँ हैं, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने को दिखाई नहीं देगी। उसके लिए महज एक कल्पना की जाती है, और वो कल्पना इन रेखाओं के माध्यम से की जाती है। इन रेखाओं को बनाकर मैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर दूंगा। अगर आपको याद है तो लास्ट वीडियो में मैंने इस प्रकार कुछ लाइन खींची थी, और उन लाइन को खींचकर यहाँ लिखा था विद्युत क्षेत्र ई। तो ये लाइन इस ई को दर्शा रही है। इन लाइन का मतलब इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, और वो लाइन ही क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसलिए विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक काल्पनिक पथ है, ये इनकी डेफिनेशन है बेटा। ये क्या एक काल्पनिक पथ है जो कि, अब देखो इसको परिभाषित कैसे किया जाता है, जो कि स्वतंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकांक, स्वतंत्र एकांक धन आवेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखो, स्वतंत्र एकांक धनावेश। सर धनावेश ही क्यों लिया, ऋणावेश? देखो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, दोनों के लिए बन सकती है। लेकिन वही बात, जब दोनों की दिमाग में बात रखेंगे तो अपने दिमाग में ऐसे कन्फ्यूजन चलता रहेगा कि यार नेगेटिव की बनाए तो कैसे बनाए। बनेगी, सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस, सारी चीज़ें एक जैसी हैं।
आराम से बन जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ जब आप पढ़ते होते हो उस दौरान आपके दिमाग में एक ही रखना है कि हम सिर्फ एक बार, क्योंकि पूरी किताब के अंदर सब जगह धनावेश 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 ले रखा है किसी भी परिभाषा में, किसी भी टॉपिक में, तो एक बार आपको वही चीज़ याद रखनी है। एक बार धनावेश को दिमाग में लेके पढ़ो, जब समझ में आ जाएगा तो आपके अपने आप क्लियर हो जाएगा, यार ऋणावेश वाला तो ऐसे ही होने वाला है। बस उसके लिए अपने को जो डायरेक्शन वगैरह है, प्लस माइनस वगैरह, वही चेंज करने हैं। इसलिए जब भी कोई परिभाषा पढ़ेंगे उन सब में आपको धनावेश का नाम देखने को मिलेगा। और शायद इस बात की मैंने पहले भी चर्चा की है कि हम धनावेश 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 ही पढ़ेंगे हर जगह। किसी आवेश को लेते हैं क्यू तो प्लस क्यू ही लेते हैं, माइनस क्यू बहुत कम लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी माइनस क्यू हम यूज में लेंगे। इसलिए धनावेश हर जगह आपको देखने को मिलेगा परिभाषा में। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं। ये काल्पनिक पथ हैं, इनकी आपको कल्पना करनी पड़ेगी, जो कि स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है। स्वतंत्र यानी फ्री रहेगा, एक धनावेश होगा। अब देखो धनावेश की, ये जो धनावेश लिया उसकी वैल्यू 1 ली है मैंने, यानी बहुत ही छोटा चार्ज लिया है, तो एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसे समझा सकते हो जैसे ये क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? ये क्यू चार्ज अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझो एक बार इस चीज को। तो सर ये अपने चारों ओर जो ये प्रभाव कह दो, ये अपने चारों ओर ये जो विक्षोभ पैदा कर रहा है, अपना असर दिखा रहा है अपने चारों ओर, उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको प्रस्तुत करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जरूरत पड़ती है। अब उसको कैसे? अब ये धनावेश लिया मैंने, तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? बाहर की ओर। आपने ऐसे एक लाइन खींची थी, तो ये लाइन क्या चीज, मैंने इस लाइन बनाई थी ना कि ये लाइन क्या चीज है? ये लाइन ही विद्युत क्षेत्र रेखा है। इधर लेना हो तो ऐसे, 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 इस प्रकार। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इन लाइनों से आपको सुविधा हो गई कि एक तो ये धनावेश है और इस धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। ठीक है, बाहर की ओर है। विद्युत क्षेत्र कहाँ है? ये बाहर की ओर है। अगर यहां नोट करोगे तो इधर, यहां नोट करोगे तो इधर, यहां नोट करोगे तो इधर। ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, इन लाइनों को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या ये लाइन वास्तव में थी? नहीं सर, वास्तव में नहीं थी, ये काल्पनिक होती है। मैंने सुविधा के लिए इनको लाइन रूप में दर्शा दिया। तो विद्युत क्षेत्र को रेखाओं से दर्शाते हैं, इसलिए इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है, यही बात जो हमने शुरुआत में मैंने कही थी, एक बार याद रखो कि सर ये धनावेश की क्षेत्र रेखाएं आपने ऐसी ही क्यों बनाई, बाहर की ओर क्यों बनाई? ऋणावेश की क्षेत्र रेखाएं हम कहां बनाते हैं? अंदर की ओर। ठीक है, ये देखो, ये जो मैंने तीर बनाए ना अलग अलग, ये चारों तरफ, यही बल रेखाएं हैं, यही क्षेत्र रेखाएं हैं, और इनकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर पाते हैं कि विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि सर इस चीज को हम कैसे समझें? इस चीज से आप ये डायरेक्शन भी समझ जाओगे। जैसे कैसे? इस चीज को समझने का प्रयास करना। सपोज ये मेरा एक क्यू चार्ज है, दोनों के लिए बता दूंगा, धनावेश के लिए भी ऋणावेश के लिए। विद्युत क्षेत्र होगा इसका कन्फर्म, कितना होगा पता है, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। अब देखो, अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन अपने क्या करेंगे, इस परिभाषा के अनुसार एक काल्पनिक पथ है, स्वतंत्र एकांक धनावेश लो। बेटा ये मैंने एक एकांक मतलब एक धनावेश ले लिया। नंबर एक बात, ये स्वतंत्र है, मतलब एकांक धनावेश ले लिया, ठीक, स्वतंत्र है, मतलब ये आप यहां ले सकते हो, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। आप चाहो तो इसी चार्ज को यहां ले सकते हो, आप चाहो तो इसी चार्ज को यहां ले सकते हो, क्योंकि स्वतंत्र का मतलब यही है, फ्री चार्ज है, स्वतंत्र एकांक धनावेश, स्वतंत्र है, कहीं पर भी ले सकते। सर यहां ले लूं? बिल्कुल। सर यहां ले लें? बिल्कुल। यहां ले लें, आप ले, जहां आपकी मर्जी है वहां ले लो। सर यहां ले लूं? आपने तो ये बराबर से यहां, अरे जहां यहां ले लो, चलो ले लिया मैंने ये चार्ज, ठीक है, कहीं पर भी आप ये चार्ज ले सकते हो। अब देखो
ये मेरा धनावेश है, ये भी धनावेश है। धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, बल से करेगा ना, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, फिलहाल इनके बीच में बात करो आप, प्रतिकर्षण बल। जब ये धक्का देगा तो कौन सा किसको धक्का देगा, ये इसकी वैल्यू तो 1 है, छोटा सा चार्ज है, क्या ये इसको धक्का देगा, धक्का तो देगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये चार्ज धक्का देगा ना तो ये बाहर की ओर जाके गिरेगा। ये धक्का कहां लगेगा, बाहर की ओर, यानी इसने इस पर बाहर की ओर क्या लगाया, बल लगाया। समझ गए। तो ये चार्ज कहां दौड़ेगा, इसने इसको धक्का दिया, अब बल कौन सा बल, कूलाम बल। दो आवेशों के बीच में कौन सा बल, कूलाम बल। और कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। बार बार बोल रहा हूं, इस आवेश ने इसको धक्का दिया, कहां, बाहर की ओर। सर बाहर तो इधर भी फेंक सकता था, नहीं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश धक्का देता है। क्लियर। इसने बाहर की ओर धक्का दे दिया। जब इसने इसको बाहर की ओर धक्का दिया तो ये जिस रास्ते पे गति कर रहा है, स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को, अब इसका रास्ता क्या होगा, इसके गति करने का, इसके एकांक धनावेश के मार्ग को, एकांक धनावेश का मार्ग ये हो जाएगा। समझ गए बात मेरी। इसके मार्ग को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को बताती है। तो ये एक रेखा बन जाएगी, इसका मार्ग, इसका रास्ता, ये रास्ता बन गया ना, ये रास्ता ऐसे, ये रास्ता फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन कह सकते हो, क्षेत्र रेखाएं, ये रास्ता क्षेत्र रेखाएं हैं, और वो क्षेत्र रेखाएं ही किसको बताती है, क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का रास्ता ये है, और ये रास्ता ही विद्युत क्षेत्र को बताएगा। यानी इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, बाहर की ओर। समझ गए। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं, इसलिए क्षेत्र रेखाएं नाम दे दिया। बल रेखाएं, बल लग रहा है ना, इसलिए बल की रेखा भी कह सकते हो। देखो अब बताओ, ठीक सेम कंडीशन इस पे लेते हैं। ये चार्ज इस पे धक्का देगा तो इस पे बल कहां लगेगा, सर बाहर की ओर। तो इसका मार्ग, सर मार्ग ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मार्ग है वही विद्युत क्षेत्र है। इस चार्ज पे धक्का लगेगा तो इसका मार्ग कहां होगा, सर इधर होगा। दोनों, क्योंकि बल लग रहा है और बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगी, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये इस एकांक धनावेश का मार्ग होगा, और वो मार्ग ही बल रेखा है, और उस बल रेखा को ही विद्युत क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश इस पे धक्का लगेगा तो सर इसका मार्ग ये हो जाएगा, ये मार्ग होगा, तो ये बल लग रहा है इधर, ये जो बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र हो जाएगा बेटा, क्योंकि बल कहां लग रहा है, बाहर की ओर। प्रतिकर्षण है ना, बल कहां लग रहा है, बाहर की ओर। बल कहां लग रहा है, बाहर की ओर। इस पर भी बल कहां लगेगा, बाहर की ओर। इस पर भी बल कहां लगेगा, बाहर की ओर। समझ रहे हो क्या बात मेरी आप लोग। तो विद्युत क्षेत्र भी कहां है, बाहर। तो कहने का अर्थ है ये धनावेश है, और धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र है कहां जा रहा है, बाहर की ओर। इसलिए हम कहते हैं कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा कहां होता है, बाहर की ओर होता है। समझ जाओगे बात मेरी। तो मैं इस चीज को यहां समझा सकता हूं कि मैंने ये Q चार्ज लिया, और Q चार्ज के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। थोड़ा सा सुंदर डायग्राम बना देते हैं। कहां उत्पन्न हो रहा है, बाहर की ओर। कैसे, इसके लिए मैंने आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट बता दी। सर यहां अगर माइनस Q आवेश होता है, एक बार बात तो कर लो माइनस की, क्योंकि एक बार इसको पढ़ना जरूरी है, भी पता चल जाए कि अब ये तो कंप्लीट हो गया ना, धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को किससे बताते हैं, क्षेत्र रेखाओं से बताते हैं। और ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, जो धनावेश होता है, एकांक धनावेश, उसके मार्ग को बताती है। अब उस धनावेश का मार्ग कहाँ जा रहा था, उसका मार्ग तो मैंने अलग अलग धनावेश लिए थे, स्वतंत्र था, कहीं पर भी ले सकता था। अलग अलग धनावेश के मार्ग अलग अलग बाहर की ओर जा रहे थे, तो बाहर की ओर क्षेत्र रेखाएं बन रही थी, और वो क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को बताती है। इसलिए हम कहते हैं कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से बाहर की ओर होता है। ठीक। अब चलो ऋण आवेश का लेते हैं, नेगेटिव चार्ज।
एक बार ये भूल जाओ ये ऋणावेश है। आप अपना एक काम करो, आप अपना स्वतंत्र धनावेश लो। सर ये है मेरा स्वतंत्र धनावेश, एकांक धनावेश। सर यहाँ ले लूँ, आप फ्री हो कहीं ले हो। सर यहाँ ले लूँ, बिल्कुल यहाँ ले लें सर, एक बिल्कुल ले सकते हैं। स्वतंत्र धनावेश मैंने ले लिया एकांक धनावेश। ये क्या है माइनस क्यों, ये क्या है +1। दोनों के बीच में क्या लगेगा सर, बल लगेगा। कैसा बल, कूलाम बल। प्रतिकर्षण या आकर्षण, सर फिलहाल तो आकर्षण नजर आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आकर्षण। ये बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, समझ गए। यानी आकर्षण होगा तो ये इसको अंदर की ओर खींचेगा। बात समझ में आ रही है, इसको क्या करेगा, ये अंदर की ओर खींचेगा। अंदर की ओर खींचेगा तो ये धनावेश का जो रास्ता है वो ये बन जाएगा, क्योंकि ये जो बल लगेगा उसी हिसाब से गति करेगा, और बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होगी। तो इसकी दिशा ये, यानी ये इस रास्ते पे गति करेगा। तो ये फील्ड लाइन मान लो इसको, और जो फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो स्वतंत्र एकांक धनावेश का जो मार्ग है वो विद्युत क्षेत्र रेखा है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। यहां ये धनावेश, ये माइनस क्यू आवेश आकर्षण लगेगा तो ये किधर गति करेगा सर, इसका रास्ता ये होगा, ये इसका रास्ता है, तो यही विद्युत क्षेत्र है। ये एकांक धनावेश, ये अपना ऋणावेश, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये किधर गति करेगा, इधर गति करेगा। इधर गति करेगा तो यही अपना विद्युत क्षेत्र है। ठीक इसी प्रकार ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, आकर्षण होगा तो ये किधर गति करेगा, इस तरफ, यही अपना विद्युत क्षेत्र। तो देखो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है सर, बल रेखाएं तो इसके अंदर जा रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, अंदर। अब इसका सुंदर डायग्राम बना देते हैं अपने, समझ जाओगे बात मेरी। ठीक है, इसके लिए ये बन जाएगा, ये मेरा ऋणावेश चार्ज, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चारों तरफ उत्पन्न होगा, लेकिन आवेश की ओर ऐसे, इस प्रकार। तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से हमेशा बाहर की ओर होता है ऐसे, लेकिन ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की ओर होता है। इस विद्युत क्षेत्र का मैंने आइडिया किससे लगाया, इन लाइनों से लगाया। ये लाइन क्या है, क्षेत्र रेखाएं हैं जो एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है। बताओ, ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब बताओ, वो बात भी क्लियर हो गई होगी कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से बाहर की ओर होता है, और ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की ओर होता है। ठीक है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ विशेषता बताऊंगा। ठीक है, कि इन फील्ड लाइन की क्या क्या विशेषताएं होती है। परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता लिखो, वो अपने चर्चा लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता हेडिंग डालनी है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। अगर परीक्षा में सीधा पूछे आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो आप ये लिख देना, एक डायग्राम बना देना। अगर आपसे ही पूछ ले जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, इनकी विशेषता लिखो, तो विशेषताओं में आपको पॉइंट बना के लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखना। पहली विशेषता तो यही लिख देना, जो परिभाषा है वो इसकी विशेषता है। पहली विशेषता ये की लिखनी है, क्या आप लिख लेना, वैसे मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये पहली विशेषता ही हो गई। दो विशेषता तो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, वो आपको मैं नोट करा देता हूँ। पहली विशेषता तो ये लिखनी है, क्या, ये काल्पनिक पथ है। ये क्या है, काल्पनिक पथ है जो कि स्वतंत्र एकांक धनावेश के मार्ग को प्रदर्शित करती है। ये पहली विशेषता होगी। ऐसी कैसी विशेषता मैंने पहली बना दी। दूसरी विशेषता आप ये लिख दो, जो आपने डायग्राम में देखा, धनावेश की विद्युत बल रेखाएं आवेश से बाहर की ओर होती है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में नोट भी कराया था। धनावेश की बल रेखाएं कहाँ होगी, आवेश से बाहर की ओर होगी, और ऋणावेश की बल रेखाएं आवेश की ओर होती है। कहाँ होती है,
आवेश की ओर, जो कि आपने ये डायग्राम बना रखे हैं। यानी दो विशेषताएं तो आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है और दोनों के चित्र भी बनाए हुए हैं, बस आपको थ्योरी नोट करनी है। पहली विशेषता में तो पहली डेफिनेशन नोट कर देना, दूसरी विशेषता में ये लिख देना कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो आवेश से बाहर की ओर होती हैं और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की ओर होती है। तीसरी विशेषता इसी से मिलती जुलती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये मैं बोल रहा हूं आप नोट करना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की विशेषता होगी वही सारी विद्युत क्षेत्र की विशेषता होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को इन रेखाओं से ही दर्शाते हैं। तो ये विशेषता भी ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, क्योंकि बल रेखाएं भी धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर ऐसा कैसे हुआ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बल रेखाएं धनावेश से तो बाहर निकल गई, लेकिन अंदर कहां जा रही है? ऋणावेश के अंदर जाती है। इसका मतलब ये धनावेश से तो बाहर निकलती है, ऋणावेश में समाहित हो जाती है। धनावेश से बाहर निकलकर ऋणावेश में समाहित हो जाती है। इस वजह से कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। क्लियर? नंबर 4, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, एक रेखा कह दो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखो, सपोज ये एक कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, बना दिया मैंने, ऐसे वक्राकार बना दिया। इसका कोई बिंदु ले लिया, मान लिया मैंने ये बिंदु ले लिया, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो। अब इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो ऐसे खींची जाएगी। समझ रहे हो क्या बात मेरी? दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एक मैंने बल रेखा बना दी, क्षेत्र रेखा बना दी, इसके किसी बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ये जो स्पर्श रेखा मैंने खींची है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी इसका मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। सर यहां एक बिंदु ले लो, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर स्पर्श रेखा खींचो, बिल्कुल खींचो, ये स्पर्श रेखा ये होगी ना। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर यानी आपस में काटती नहीं है। यानी दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यह प्रश्न आपको अलग से पूछ सकता है, इसको प्रश्न को अलग से भी बनाकर पूछ सकता है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ठीक है, अब इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। आपने अभी भी एक बात कही थी कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच देते हो तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, मान लो
मान लो मैंने यहां दो बल रेखाओं को, ये पहली बल रेखा है और सपोज ये कोई दूसरी बल रेखा है। इस डायग्राम के अनुसार मैंने दोनों बल रेखाओं को एक दूसरे से कटवा दिया है, यानी काट रही हैं दोनों एक दूसरे को। अभी आप कह रहे हो कि एक दूसरे को काटती नहीं है, पहले मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूं। मान लिया मैंने इन दोनों को एक दूसरे को आपस में कटवा दिया, ये काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये हो गया इनका कटान बिंदु। देखो ये कटान बिंदु हो गया जहां ये काट रही है। अब इस कटान बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो, तो जो पहली बल रेखा है, ये पहली बल रेखा, इस पहली बल रेखा पर जब स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये आएगी और ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। पहली बल रेखा को दिमाग में रखकर कटान बिंदु से पहली बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींची और खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब इसी कटान, क्योंकि कॉमन पॉइंट हो गया, दूसरी बल रेखा पर, यह दूसरी बल रेखा है, आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ऐसी आएगी और यह स्पर्श रेखा इस दूसरे के विद्युत क्षेत्र को बताएगी। यानी आपने क्या देखा कि कटान बिंदु पर एक ही पॉइंट था, क्षेत्र रेखाएं अलग अलग थी। एक बिंदु पर पहली बल रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार आया, तो दूसरी बल रेखा के लिए विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार आया। अब देखो, क्या एक ही समय पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग कभी दिशाएं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एक ही समय पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा कभी नहीं हो सकती। यानी ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन संभव नहीं है। जब ये कंडीशन संभव नहीं है तो आप यही कहोगे कि तो सर स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगी तो काटती नहीं है, क्योंकि यदि ये यानी बल रेखाएं परस्पर काटती है तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र लिख दो, विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा प्राप्त होती है, दो अलग अलग दिशा प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है। और ये जब संभव नहीं है तो हम ये कहेंगे कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो इनका एक कटान पॉइंट होगा। कटान बिंदु पर जब हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन निकालेंगे इस नियम से, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं अपने को प्राप्त होंगी। इस वजह से ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन आएगी ये थोड़ी सी संभव स्थिति नहीं है। संभव स्थिति नहीं होने के कारण ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं। देखो बेटा, थ्योरी तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये प्रश्न थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थ्योरी लिख रहा हूँ। बाकी थ्योरी लिखते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे मैं थ्योरी कम लिखूँगा बेटा। तो थ्योरी वाले पॉइंट्स हैं वो आप लोग ज़्यादा इनको तैयार कर लेना। बोलूँगा टोटल चीज़ें, समझाऊँगा सारी चीज़ें, लेकिन समझते समय आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। पहली विशेषता हो गई इनकी डेफिनेशन ही हो गई। दूसरी विशेषता धनावेश के कारण बल रेखा बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। तीसरी विशेषता ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। चौथी विशेषता ये हो गई कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इनकी दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। और एक विशेषता ये हो गई कि ये दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो विशेषताएं और बताते हैं, फिर कुछ बल रेखाएं बनाएंगे इनकी। चलिए अब देखो एक दो विशेषताएं और बता देता हूं। वैसे मुख्य मुख्य विशेषताएं यहां आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, ठीक है। एक विशेषता ये ध्यान रखना, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित करेंगी, ये बात भी ध्यान रखना। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सर एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर
एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा विपरीत विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विपरीत विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, देखो इसको मैंने एक पॉइंट बना दिया, आकर्षित करती है, मेरी भाषा में बनाया, शायद आपको किताब में नहीं मिलेगा लेकिन अपनी भाषा में एक पॉइंट बना दिया मैंने। क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब आप ये समझ जाना कि एक जैसे आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। जैसे सपोज ये क्यू चार्ज है और इसके पास में ये क्यू चार्ज मैंने रख दिया, ये हो गया क्यू और ये भी क्यू, तो इसकी फील्ड लाइन होगी, धनावेश है, ये भी क्या धनावेश है, तो हो गया ना एक समान विद्युत क्षेत्र, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो इन दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक जैसा होगा, तो इन दोनों की फील्ड लाइन भी एक जैसी होगी। ठीक है, तो इसका धनावेश इसका भी धनावेश, ये भी क्यू ये भी क्यू, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक हैं तो इनकी फील्ड लाइन भी एक जैसी बनेगी और ये फील्ड लाइन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। कैसे करेंगी सर? ये फील्ड लाइन तो बाहर की ओर होगी, तो जैसे ये बाहर की ओर ऐसे जाती है दिशा और इसकी भी बाहर की ओर ऐसे दिशा बनती है, ऐसे ऐसे, समझ गए? ये तो यहां पर काट रही हैं तो काटेंगी, तो अपने कहते हैं सर ये काटती तो है ही नहीं एक दूसरे को, तो जब ये काटेंगी नहीं तो आप क्या बताओगे? यहां पर एक कंडीशन आ रही है कि सर ये फील्ड लाइन काट रही है तो ये जब काटेंगी तो काटेंगी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, और जैसे ये प्रतिकर्षित करेंगी ना तो इनकी फील्ड लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखना, ध्यान देना, ये इधर जाएगी तो बाहर की ओर, जैसे ये बाहर की ओर जाएगी इसका ऐसे हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगी, इस प्रकार मुड़ जाएंगी। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या आप मेरी? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को ऐसे, ठीक है, बीच में से, इसको बीच में से मोड़ देना थोड़ा सा क्योंकि दोनों एक जैसे ना, इस प्रकार ऐसे, ये हो गया प्रतिकर्षण। बलरेखा बाहर की ओर ही जा रही है, बलरेखाएं सारी बाहर की ओर जा रही हैं, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र होने के कारण इनमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी क्यू की ये भी क्यू की। जब प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा तो यहां बीच में आपको एक खाली जगह नजर आएगी, एक ऐसा बिंदु नजर आएगा जिस बिंदु पर कोई बल रेखा नहीं होगी, या ऐसा कह दो एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर किसी भी आवेश का असर नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और जिस बिंदु पर यह घटना देखने को मिलते हैं ना उसे कहेंगे उदासीन बिंदु। क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु कहेंगे, यानी एक ऐसा बिंदु होगा इन दोनों के बीच में जहां पर कोई बल रेखा नहीं होगी, कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। प्रतिकर्षित कर रही हैं तो समझ जाना ये दूर हटाएंगे तो बीच में उदासीन बिंदु आपको प्राप्त होगा। समझ जाओगे बात ये? हाँ, ये ध्यान देना बेटा इस चीज पर, क्या कि ये जो उदासीन बिंदु आपको प्राप्त हुआ है ये इस वजह से प्राप्त हुआ है क्योंकि यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है? शून्य है। उदासीन बिंदु पर परिणामी कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ गई बात मेरी? ये चीज भी नोट कर लेना। फिर जैसे इसी का मैं एक डायग्राम और बना देता हूं, ध्यान देना, ये माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है, तो देखो ये कंडीशन आ गई सेम, समान विद्युत क्षेत्र हो गया कि नहीं? क्योंकि ये भी क्यू ये भी क्यू, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये भी ऋणावेश ये भी ऋणावेश, दोनों एक जैसे हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है, तो इनकी भी फील्ड लाइन कुछ ऐसी ही बनेगी। ठीक है, अंतर किस चीज का? अंतर इस बात का, ये धनावेश था तो बाहर की ओर, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां होगी? अंदर की ओर, आवेश की ओर। तो सर यहां पर भी बीच में उदासीन बिंदु बिल्कुल है, बीच में क्या है? उदासीन बिंदु, जिस पर परिणामी
यानी न तो इस आवेश का असर है न ही इस आवेश का, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो बीच में प्रतिकर्षण के कारण एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर कोई भी बल रेखा, कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु। ये तो हो गई बेटा इन 2 पॉइंट की बात कि समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब बात करता हूं विपरीत विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब अपोजिट। जैसे सपोज ये एक तो है धनावेश और दूसरा है मेरे पास ऋणावेश, हो गई ना। इसका जो विद्युत क्षेत्र है उतना ही इसका होने वाला है। मैं क्लियर हूं इस बात से, क्योंकि ये भी Q है ये भी Q है, इक्वल विद्युत क्षेत्र है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए मैं कहूंगा विपरीत विद्युत क्षेत्र रेखा है, क्योंकि इसकी क्षेत्र रेखाएं जाएंगी बाहर की ओर। धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाएंगी? बाहर की ओर। जबकि ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां जाती है? आवेश की ओर। कहां जाती है? आवेश। तो उन क्षेत्र रेखाओं में परस्पर आपको आकर्षण देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे ये फील्ड लाइन जैसे ही बाहर जाएगी तो इसमें आकर्षण हो जाएगा, इस प्रकार, ऐसे, इस प्रकार। समझ गए बात मेरी? ऐसे धनावेश से तो कहां निकल रही है? बाहर की ओर, लेकिन प्रवेश कहां कर रही है? ऋणावेश में। यह बन जाएगी विपरीत प्रकृति के आवेशों की क्षेत्र रेखाएं। समझ गए बात मेरी? तो क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर कहां चली जाएगी? ऋणावेश में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें आकर्षण हो रहा है। इस प्रकार ये यहां से निकलेंगी और यहां प्रवेश कर जाएंगी, यहां से निकलेंगी यहां प्रवेश। इस प्रकार आपसे पूछ सकता है परीक्षा के अंदर, अकेला क्यू दे दे तो वो शुरुआत वाले चित्र बना देना, माइनस क्यू दे दे वो भी चित्र बन जाएगा। आपसे कहते कि 2 समान आवेश हैं, धनावेश हैं, 2 समान ऋणावेश हैं, तो इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। हाँ, एक धनावेश एक ऋणावेश हो तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है, इस वजह से धनावेश से बल रेखाएं निकलेंगी, उसको ऋणावेश वाला आकर्षित कर लेगा, तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ये भी एक विशेषता है, आप नोट करो इनको, ये डायग्राम वगैरह स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आसानी हो जाए आपको। और ये चीज़ बस ये स्टेटमेंट मैंने बना दिया इसका, ठीक है। बाकी ये नियम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम याद रखने की जरूरत है कि इस प्रकार की कंडीशन में ये चीज़ होने वाली है, ठीक है बेटा। चलिए फिर मैं एक पॉइंट और बनाता हूं, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, उदासीन बिंदु क्या होता है समझ में आ गया। एक आपको ये तो हो गए अलग अलग चार्ज के कारण। एक मैं लिख रहा हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है। आपको ऐसा कह दे कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जो सब जगह एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र, बहुत जगह नाम आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे नाम आएंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र नाम आ जाए तो समझ जाना उस क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर होंगी। जैसे इस प्रकार, ये मैंने कुछ फील्ड लाइन बनाई है। अगर परस्पर समांतर में इस प्रकार कोई फील्ड लाइन बना दूं तो समझ जाना ये इसी प्रकार मैं चुंबकीय क्षेत्र बनाऊंगा, ऐसे ही सेम वहां चुंबकीय क्षेत्र लिख दूंगा। यहां फिलहाल विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है, तो इस प्रकार परस्पर जब समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होना एक दूसरे को, तो समझ जाना वो कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र। यानी ये जो मैंने लाइन्स बनाई हैं, इस लाइन से एक समान विद्युत क्षेत्र का पता चलता है। समझ गए बात मेरी? तो ये मुख्य मतलब हो सकता है कि कोई एक दो बातें और भी हो। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना जो भी मेरे दिमाग में आ गई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती हैं और जहां प्रवेश करती हैं वहां सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये बात भी ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां से निकलती है, किससे निकलती है? धनावेश से निकलती है, तथा जहां प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है? ऋणावेश में प्रवेश करती है। जहां से निकलती है तथा जहां प्रवेश करती है वहां सदैव पृष्ठ के
लंबवत होती है। सदैव पृष्ठ की क्या होती है, यानी जैसे ये चार्ज है, सपोज ये चार्ज था, अभी यहां तो आकर्षण प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है। एक चार्ज से बल रेखा जब निकलेगी तो पृष्ठ के लंबवत निकलेगी, और जब उसमें प्रवेश करेगी तो पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करेगी। यानी बल रेखा जहां से निकली है या जहां प्रवेश कर रही है, वहां इन दोनों कंडीशन में हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, वो लंबवत होगी। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है, ये तो डायग्राम आपने बना ही लिया। कौन सा, नेक्स्ट जो भी है नंबरिंग आप देते रहना। विद्युत इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता, विद्युत क्षेत्र की परबलता को बताती है। देखो, क्षेत्र रेखाओं की सघनता का मतलब जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं हैं, समझ जाना उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र है, परबल विद्युत क्षेत्र। एक मैंने एक डायग्राम बना दिया, एक तो ये चित्र बनाया है और एक ये चित्र बनाया है, दोनों एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बोर्ड पर बनाए, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हो, दोनों अलग अलग डायग्राम है। इसमें जो फील्ड लाइन है वो आपको कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही, क्या ज्यादा भी नजर आ रही है और कुछ पास पास भी है, जैसे ये मान लो, ठीक है। अब और इसमें जो फील्ड लाइन मैंने बनाई है इसमें भी है लेकिन थोड़ी दूर दूर है, खुली खुली है मतलब। और इसमें क्या है, फील्ड लाइन ज्यादा नजदीक नजदीक है, ज्यादा फील्ड लाइन नजर आ रही है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो सर ये ज्यादा थोड़ी सी मतलब सघन है, यानी गहरी है, ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है। जितना ज्यादा नजदीक होती है वो सघनता कहलाती है। यानी भीड़ भाड़ यहाँ ज्यादा है और यहाँ थोड़ा सा खुला माहौल है, बल रेखाएं हैं जरूर लेकिन दूर दूर हैं, खुली खुली बल रेखाएं हैं। तो जितनी ज्यादा सघनता होगी तो समझ जाना ये परबल विद्युत क्षेत्र है। ये क्या चीज है, परबल विद्युत क्षेत्र। जितनी ज्यादा सघनता उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र परबल होगा। विद्युत क्षेत्र यहां पर भी है लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र थोड़ा दुर्बल है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। परबलता और दुर्बलता फील्ड लाइन से आप पता लगा सकते हो। फील्ड लाइन से कैसे पता चलेगी, मैं फील्ड लाइन के हिसाब से बता रहा हूं। अगर फील्ड लाइन ज्यादा पास पास हो तो समझ जाना, कई बार ऐसे डायग्राम में आ जाती है ऐसी चीजें कि जब नजदीक नजदीक हो तो समझ जाना कि ये परबल विद्युत क्षेत्र है, और जब दूर दूर हो तो समझ जाना कि ये विद्युत क्षेत्र यहां पर थोड़ा सा कमजोर है। समझ गए बात मेरी। इस प्रकार एक विशेषता आप ये भी बना सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। ये हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लगभग सारी विशेषताएं। कोई एक आधी विशेषताएं और भी हैं तो आपको ज्यादा उन पर मतलब ऐसा नहीं है कि सर सारी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जितनी मेन जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। परीक्षा के अंदर वैसे ऐसे नहीं पूछा जाता कि वो विशेषता लिखो, परीक्षा के अंदर सीधा प्रश्न आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनकी कुछ विशेषताएं लिखो, एक या दो विशेषता लिखो। तो आपको कोई भी एक या दो विशेषता बता देनी है। मेन जो विशेषता थी वो मैंने शुरुआत में लिखी है, उनमें से आप लोगों ज्यादा लिखना, ठीक है, बाद में इनका नंबर आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं अपना। हो गया, चलिए बेटा, ये हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनकी विशेषताएं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था और थोड़ा सा थ्योरिकल पॉइंट है, लेकिन मैंने आपको पॉइंट बना के लिखा दिया, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अब आप हेडिंग डालो विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे हम कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। देखो, द्वि का मतलब दो, ध्रुव का मतलब पोल, ठीक है, इसलिए इसको डायपोल कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक यानी विद्युत डायपोल। इसमें क्या होगा, इसमें दो आवेश होंगे, एक आवेश ये और दूसरा आवेश ये। दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, ये भी Q और ये भी Q, लेकिन एक आवेश धनावेश और दूसरा आवेश ऋणावेश होगा। और ये है इन दोनों के बीच की दूरी। ये बीच की दूरी जो भी है, ये बीच की दूरी होगी अति अल्प। अति अल्प दूरी आपको ये देखने को मिलेगी। ऐसी अगर विशेषता किसी जगह पर है तो उस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अर्थात दो समान परिमाण तथा विपरीत
प्रकृति के आवेश परस्पर अति निकट है। ध्यान देना, ये प्रत्येक पॉइंट, दो समान परिमाण, ये भी Q ये भी Q, वैल्यू इक्वल, विपरीत प्रकृति, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, परस्पर अति निकट, ये महत्वपूर्ण है, स्थित है तो इस प्रकार की विशेषता, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और क्या है वो मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। समान परिमाण, विपरीत प्रकृति के चार्ज, परस्पर अति निकट, इसलिए बीच की दूरी अति अल्प है। बीच की दूरी को कैलकुलेशन के लिए 2a से दर्शाते हैं। और ध्यान रखना, जहां ये जो 2a है ना वो अति अल्प है। वैसे सर 2a क्यों लिखा है, ये मैंने कैलकुलेशन के लिए लिखा है। आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, इसलिए इसको 2a लिखा है। बस ध्यान रखो 2a बहुत ही छोटी दूरी है। 2a का मतलब ये नहीं कि दुगना बड़ा मान, नहीं, 2a लिखा है मैंने सिर्फ वैल्यू के लिए, बहुत ही छोटी दूरी है। ठीक है, अब देखो दोनों आवेशों के बीच की ये जो यहां पर एक बीच में बिंदु होता है, इस बिंदु को कहेंगे द्विध्रुव का मध्य बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, द्विध्रुव का मध्य बिंदु कह दो या द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। ये बिल्कुल बीच में होता है और बिल्कुल बीच में होता है, इसलिए ये दूरी a कह सकते हो और ये भी a कह सकते हो। तो देखो थोड़ी सी सुविधा हो गई कि 2a लिखा था ना, इसलिए मैंने इसको दो भागों में आराम से डिवाइड कर दिया, ये a तो ये भी a हो गया, इसलिए इसको 2a लिखा है। बाकी बीच की दूरी अल्प होती है, ध्यान रखना बेटा। ये होता है विद्युत द्विध्रुव। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति निकट स्थित हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इस प्रकार का इसका डायग्राम हो जाएगा। अब देखो विद्युत द्विध्रुव में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर विद्युत द्विध्रुव का केंद्र वगैरह क्या होता है, ये तो नॉर्मल बातें, बस ध्यान रखना। अब देखो आपने ये चीज नोट की होगी, सर इसमें तो दो आवेश हैं, इसमें कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं। और अभी अभी मैंने इसकी फील्ड लाइन भी बनाकर बताई थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इससे निकलकर इसमें प्रवेश कर जाएगी, ये बात भी मैंने बताई थी। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, इसमें दो आवेश है। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, मेन चर्चा पर आते हैं। कितने आवेश हैं, दो आवेश, दोनों आवेश। अब ये भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाता है, ये भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाता है, यानी दोनों आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। और उस विद्युत क्षेत्र के कारण इन दोनों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में ये दोनों पास पास रहेंगे, ये बात तो मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ परिभाषा से। तो ये दोनों हमेशा यहाँ पर कपल के रूप में पास पास रहेंगे, तभी ये द्विध्रुव रहेगा। और सर जब ये द्विध्रुव है तो इसमें दो आवेश हैं और दोनों आवेश के दो विद्युत क्षेत्र हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत का प्रभाव भी कुछ अलग होगा, विद्युत प्रभाव देखना पड़ेगा। और उस विद्युत प्रभाव को कैसे पढ़ें, उसके लिए आपको एक डेफिनेशन और याद रखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण लेना है क्योंकि इक्वल है, तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P से दर्शाते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण, वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस नहीं लेना, वैल्यू लेनी है, तो Q है, और बीच की दूरी 2a का गुणनफल, आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से दर्शाते हैं। और इसी से विद्युत
द्विध्रुव के विद्युतीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसमें कितने चार्ज हैं? दोनों चार्ज अपना अपना प्रभाव बनाएंगे। उस प्रभाव का अध्ययन किससे करेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण से। द्विध्रुव आघूर्ण से इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, पता चल जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण से पता चल जाएगा कि यहां पर इनका प्रभाव कितना है, विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना है, वो सारा पता इस द्विध्रुव आघूर्ण से पता चलेगा। और द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या है वो मैंने यहां बता दी। एक आवेश की वैल्यू ले लो और बीच की दूरी का गुणा कर दो, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण आगे चलकर। तो जैसे विद्युत का प्रभाव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से पता चलता है, वैसे ही चुंबक का प्रभाव चुंबकीय आघूर्ण से पता चलेगा, वहां पर चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, सेम टॉपिक है, बस ध्यान रखना यह एक सदिश राशि है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, अब यह चीज एक बार याद रखो, जिसकी दिशा सदैव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यह बात याद रखना। सर कैसे? अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। जितने पॉइंट बताएं वो ध्यान से पढ़ो। द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। विद्युतीय प्रभाव का अध्ययन इसी से किया जाएगा। सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। कैसे होती है वो बता रहा हूँ। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके एक दो विशेषता और इसके मात्रक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो मेरे हिसाब से बड़ा हो गया है, 50 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया है, तो थोड़ी सी मेरे को यहाँ पर ये क्लास मेरे को स्टॉप करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि फिर अपलोडिंग में समस्या आ जाती है। तो जितना टॉपिक चलता रहता है फिर आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं, यानी जो 18 नंबर पार्ट होगा, इस पार्ट के अंदर मैं इनके बारे में थोड़ी सी विशेषता दोबारा स्टार्ट कर दूँगा। वैसे भी पीछे वाली क्लास की बातें पढ़ते हैं, तो अगली क्लास में थोड़ी सी इनकी विशेषता देखेंगे, फिर आगे एक दो टॉपिक पढ़ेंगे अपने। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स बनाना अच्छी तरीके से और पढ़ाई करना। धन्यवाद।